ओके, तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं CGPSC के ACF फॉरेस्ट रेंजर के पेपर के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिजिक्स का पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। CGPSC ACF के पेपर का सिलेबस और फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, तो फिजिक्स में हमारे पास है, फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक हमको दे दिया है सिलेबस में। सबसे पहला है ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रकाश, लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, विद्युत और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद है लास्ट चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। तो हम लोग एक एक करके इसके सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ विद्युत और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, आज हम लोग ये टॉपिक पूरा कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर बोला है, मतलब जैसे कि एक ले लो, कोई बिंदु यहाँ पर ये ले लो। ठीक है, किसी बिंदु पर रखे आवेश, जैसे आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, तो प्लस Q यहाँ पर Q बिंदु पर रखा गया है, पर लगने वाला बल, अब इस पर कोई बल लगेगा, बल को किससे डिनोट करते हैं, F से। ठीक है, यहाँ पर कोई बल लग रहा है, लगने वाले बल तथा आवेश के मान के अनुपात। अब यहाँ पर जो बल लग रहा है और उसका जो आवेश रहेगा, जैसे आवेश हम लोग क्या ले लिए, Q ले लिए। ठीक है, तो ये दोनों का अनुपात क्या होगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, E, और E के ऊपर में क्या लगा होता है, वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म होता है। अब जैसे कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है वो बोलने से, जैसे कि वेक्टर मतलब कि सदिश राशि, सदिश, और एक होता है अदिश राशि। ठीक है, सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन अदिश में सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, तो एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है, जिसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। ठीक है, अब जैसे इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहें हम लोग, तो यदि आवेश पर लगने वाला बल F, मैंने पहले ही बताया कि आवेश बल को किससे डिनोट करते हैं, F से हो, और आवेश Q नॉट हो, ये 0 लिखा हुआ है तो इसको Q नॉट पढ़ते हैं। आवेश Q नॉट हो तो क्या हो जाएगा, E = F/Q नॉट। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको क्वेश्चन में कभी भी दे देगा कि किसी जैसे कि उसका F दे दिया, Q नॉट दे दिया, तो उसको हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इससे निकल जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मात्रक देखते हैं तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मतलब यूनिट देखते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, सब जानते हैं। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब उसकी विमा देख लेते हैं, विमा मतलब डायमेंशन। अब इसकी विमा क्या हो जाएगी, जैसे न्यूटन की विमा क्या होती है, mL/T⁻², और कूलाम की AT यहाँ पर आ गया कूलाम का। अब mL/T⁻²/AT, अब AT को ऊपर लेके जाते हैं तो A⁻⁻1 हो गया, और T को ऊपर लेके जाते हैं T⁻⁻1 हो जाता है, और -1 + -2 तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसका विमा क्या हो गया, mLA⁻⁻1T-3। ठीक है, ये हो गया अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बस इतना ही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा, उसका सूत्र, मात्रक और उसकी विमा। ठीक है, इतना जरूरी है इसमें याद करने के लिए। अब उसके बाद देखते हैं विभव, विभवांतर। विभव मतलब पोटेंशियल, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभव क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, उसके बाद इसको समझते हैं। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अब इसमें बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे कि अनंत क्या होगा, किसी बिंदु पर कैसे लाएंगे, तो इसको इस डायग्राम से देखते हैं। तो इसमें बोला है, जैसे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अब मान लो ये
कोई बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है और ये पूरा घेरा क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र काम करता है, ठीक है। अब इसके बाहर का जो भी एरिया है, इस गोले के बाहर का जो भी एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत। जैसे कि अनंत पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से ए तक लाने में क्या कार्य उसका क्या होगा, विभव। इसको अंदर लेके आएंगे, विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे, ये अभी अनंत में है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो उसका ए तक लाने में क्या कार्य है, उसका विभव कहलाएगा, ठीक है। अब बी तक लाएंगे तो उसका विभव और ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब उसमें और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा क्योंकि और उसको अंदर लेके आ रहे हैं। क्यों इसमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है। अब प्लस क्यू को अंदर लेके आएंगे तो ये अंदर वाला प्लस क्यू तो उसको डिफेंड करेगा ना, मतलब उसको रोकेगा, इसलिए जितना ज़्यादा अंदर लेके आएंगे उतना ज़्यादा उसको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ उसका विभव कहलाता है, मतलब अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, ठीक है। ये समझ में आया विभव। अब जैसे उसी में आगे देखते हैं, ये देख लेते हैं। जैसे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य ए पर विभव भी है। जैसे यहाँ पर देखो, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु ए पर, जैसे ए पर हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा, ठीक है, वी हो जाएगा। उसी प्रकार से एकांक धनावेश को बी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य बी पर विभव वी बी हो जाएगा, ठीक है, वी बी हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्यू नॉट ले लेते हैं। जैसे क्यू नॉट कोई आवेश होता है, अब आवेश को अंदर लेके आते हैं, अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट आवेश को ए तक लाने में किया गया कार्य डब्लू, ठीक है। कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, वर्क करते हैं तो उसको डब्लू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एकांक आवेश को ए तक लाने में क्या कार्य। अब हम लोग जैसे क्यू नॉट को ए तक लाने में कर रहे हैं तो डब्लू लग रहा है। अब उसी चीज़ को हम लोग एक ले लेते हैं, जैसे +1 ले लेते हैं, मतलब वही चीज़ एकांक आवेश को ए तक लाने में क्या कार्य क्या हो जाएगा, W/Q0। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विभव का सूत्र क्या हो जाएगा, VA = W/Q0, यही चीज़ W/Q0। अब विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से ही समझ में आ रहा है, विभव का अंतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब वही चीज़ देखो, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब सीधी बात है, सिंपल चीज़ है, जैसे किसी चीज़ को ए तक लाने में किया गया कार्य और बी तक लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ से यहाँ तक का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, वही चीज़ क्या हो जाएगा, विभवांतर कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ए तक लाने में हम लोग को कम कार्य लग रहा है और बी तक लाने में ज़्यादा कार्य लग रहा है, तो ज़्यादा से कम को माइनस करते हैं तब हमारा डिफरेंस निकलता है, तो B - A। वही चीज़ यहाँ पर क्या क्या है, देखो क्या है, V = VB - VA। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम = वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। विमीय सूत्र निकालेंगे, जूल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL² T-2/AT, ठीक है। अब मतलब AT को अब ऊपर लेके जाओ, mL² A-1 T-3, पहले जैसे किए थे वैसे, ठीक है। ये हो गया हमारा विभवांतर। विभवांतर समझ में आया, विभवांतर यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में और क्या इफेक्ट है, तो वो है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा पढ़ते हैं, अब डिटेल में पढ़ लेते हैं अब इसको, विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा किसी चालक के किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। किसी चालक जैसे कि कोई चालक हो गया यहाँ पर, ठीक है, कोई भी चालक है यहाँ पर, किसी परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर, अब मान लो कोई इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, ठीक है, Q0 हमारा आवेश है, आवेश इसमें प्रवाह हो रहा है, तो ये कितनी दर से ये प्रवाह हो रहा है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आवेश ये प्रवाह हो रहा है जैसे, तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। विद्युत धारा किस पे डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो विद्युत धारा = आवेश बटे समय, ठीक है। तो विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं, I = क्या हो जाएगा, Q/T। Q हमारा क्या हो जाता है, आवेश को डिनोट करते हैं Q से, और T हमारा टाइम, समय। तो इसको अगर हम लोग Q = करके निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो Q = IT हो गया ये,
अब इसका एसआई मात्रक देखते हैं। एसआई मात्रक इसका एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछ सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा हो गया। अब देखते हैं उसके बाद ओम का नियम। ओम का नियम देखते हैं। ओम का नियम क्या बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, वैज्ञानिक का नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। कब, 1828। ठीक है, दो चीज़ इंपॉर्टेंट ओम का नियम में, जॉर्ज साइमन ओम इसके वैज्ञानिक हैं। कब, 1828 में, 1828 में। विद्युत धारा से संबंधित एक नियम दिया था। विद्युत धारा से संबंधित क्या दिया था, नियम दिया था। ठीक है, उसी को ओम का नियम कहते हैं। अब ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा I इसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जैसे कोई भी एक तार ले लो, ठीक है, तार का ये शुरू का हिस्सा हो गया, ये लास्ट का हिस्सा हो गया, मतलब शुरू का सिरा और ये दूसरा सिरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है किसी चालक की भौतिक अवस्था। अब इसकी भौतिक अवस्था क्या क्या हो जाएगी, जैसे कि ताप हो गया, इसका दाब हो गया। ठीक है, अपरिवर्तित रहे, मतलब कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो तो चालक प्रवाहित धारा, तो चालक में प्रवाहित धारा, अब इसमें कोई ना कोई प्रवाह होगा धारा का। ठीक है, तो उसको आई से डिनोट करते हैं। आई क्या होगा, दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। अब इन दोनों के बीच का जो भी विभवांतर होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V हमारा विभवांतर, I हमारा धारा। ठीक है, अब इसको इक्वल टू में लेने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू RI। R हमारा क्या हो गया, अब R से यहाँ पर क्या निकल जाएगा, R इक्वल टू V/I। इसको इधर लेके आ गए। R हमारा क्या है, यहाँ पर R हमारा एक नियतांक है। ठीक है, कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसे विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, R हमेशा याद रखना, आगे भी काम आएगा। R हमेशा कहीं भी होगा तो मतलब प्रतिरोध होगा वो। इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर या ओम होता है। ठीक है, ओम के इस तरीके से नोट करते हैं, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। जैसे कि इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, एक आंकिक प्रश्न। ठीक है, न्यूमेरिकल। एक चालक में 0.5 ए यहाँ पर एम्पियर है, एक चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कोई भी एक चालक है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसके सिरों का विभवांतर 3 वोल्ट है। इसका सिरों का विभवांतर क्या है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 वोल्ट। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसमें गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या क्या है, गिवन है अपने को, धारा है, को आई से डिनोट करते हैं, 0.5 एम्पियर। वोल्ट हमारा दे दिया है 3 वोल्ट। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, फाइंड क्या करना है, R मतलब प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, ओम का नियम क्या बोलता है, R इजकल टू V/I। ठीक है, प्रतिरोध इजकल टू विभवांतर बटे धारा। अब यहाँ पर विभवांतर क्या है, क्या दिया है, 3 वोल्ट दिया है। ठीक है, 3/I, धारा कितना दिया है, 0.5। अब पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, अपॉन 5। तो इसका R प्रतिरोध कितना आ गया, 6 ओम। ठीक है, ओम लिखना कभी मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलता। अब उसके बाद है हमारे पास प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध देखते हैं क्या होता है। यदि चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है तो उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास एक रॉड हो गया। ठीक है, रॉड में क्या होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो जैसे कि उसके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट होगी, कोई ना कोई रुकावट होगी, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, तथा ऐसे चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, ये कैसे क्या होता है इसका, जैसे फॉर्मूले में देखते हैं तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V हमारा विभवांतर हो गया और I हमारा धारा हो गया। ठीक है, अब V इज इक्वल टू RI। R हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिरोध। जैसे कि इसके पहले निकाले थे, सेम चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्रतिरोध उसमें ही पढ़े थे, वही चीज़ यहाँ पर भी प्रतिरोध वही चीज़ है। V इज इक्वल टू RI, तो R इज इक्वल टू V/I। ठीक है, यहाँ से प्रतिरोध निकाल लिए, V हमारा विभवांतर, I हमारा धारा। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। ठीक है, जैसे पहले पढ़े थे। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र अगर निकालना चाहें तो इससे निकल जाएगा, R इज इक्वल टू V/I से निकलता है। V हमारा विभवांतर, वोल्ट होता है इसका, धारा को डायरेक्ट एम्पियर से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, धारा को डायरेक्ट एम्पियर से करते थे तो उसका 80 हो जाता है।
वोल्ट इजिकल टू क्या होता है, कार्य बटे आवेश। इसी तरीके से इसको आगे करते करते इसका हमारा विमेय सूत्र निकल जाता है, जैसे कि ml² t-3 (e⁻⁻1). ठीक है, यही चीज़ है प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है वो देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं या फिर रजिस्टिव। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध। प्रतिरोध किसको बोलते हैं, जब कोई चालक तार में कोई बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है, आवेश के लिए। अब ये है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को भी आर से ही डिनोट करते हैं। चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती, मतलब L के अनुक्रमानुपाती, और ए मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला इस हिसाब से डिपेंड हो जाएगा। तो R इक्वल टू, अब इसमें कांस्टेंट लग जाएगा रो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट करते हैं। यहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, रजिस्टिव। L क्या है, हमारा लेंथ, लंबाई। ए है हमारा एरिया, क्षेत्रफल। जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इजिकल टू आर ए। ठीक है, आर अपॉन एल। मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से इसके कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके टोटल 4 कारक हैं। ठीक है, सबसे पहला है इसमें लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, 4 कारक हैं। पहला है लंबाई पर। लंबाई क्या होगा, लंबाई मतलब उसका जो भी प्रतिरोध होगा वह उसके लंबाई के समानुपाती होगा। ठीक है, ये हो गया अपना पहला कारक। दूसरा कारक है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, जो भी उसका एरिया होगा। ठीक है, मतलब जैसे जो भी प्रतिरोध का जो एरिया होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। R इज़ एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसमें से मेन पॉइंट याद रखना है। सब कुछ ऐसे, जैसे कि मेन पॉइंट मतलब कितने कारक होते हैं, 4 कारक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि जैसे कि 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 और उसमें 4 कारक होंगे और एक कारक नहीं होगा, तो उसमें बताना होगा कि कौन सा कारक नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मेन चीज़ याद कर लीजिए कि कौन कौन से कारक हैं। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, R इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/a। तीसरा क्या है, ताप पर। किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है तथा ताप घटाने पर घट जाता है। ठीक है, ये है इसका। और चौथा है प्रकृति पर। प्रकृति पर कैसे, किसी चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जो भी उसका प्रतिरोध होगा, मतलब बाधा डालेगा, तो वो प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, अब उसके बाद है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन से क्या समझते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, कि रजिस्टर्स को या फिर प्रतिरोध को हम लोग किस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होंगे उसको संयोजन करने का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप के संयोजन होते हैं। 2 टाइप के संयोजन होते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, मतलब सीरीज़ में, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, मतलब पैरेलल में। ठीक है, सीरीज़ में हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिखाऊँ, आगे मैं निकाल के बताऊँगा कि कैसे निकलता है ये। जैसे सीरीज़ में होगा तो R इक्वल टू R1 + R2 + R3, और पैरेलल में होगा तो 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे होता है, सबसे पहले एक सर्किट बना लेंगे। अब सर्किट में क्या होगा कि उसमें जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध सीरीज़ फॉर्म में कनेक्टेड रहेंगे। सीरीज़ फॉर्म मतलब पहले का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, और दूसरे का दूसरा सिरा और तीसरे का पहला सिरा इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। और उसमें पहले वाले प्रतिरोध का विभवान पर V1, दूसरे वाले का V2, तीसरे वाले का V3। एक बैटरी लगा देंगे और एक कुंजी लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें ओम के नियम से अगर हम लोग देखें तो ओम का नियम क्या बोलता है, V = IR बोलता है। ठीक है, V = IR होता है। अब सबसे पहले वाले के लिए, सबसे पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V1 = IR1, दूसरे के लिए V2 = IR2, तीसरे के लिए V3 = IR3। अब वैसे ही सारे विभवांतर एक दूसरे से मिलकर बने हुए हैं, तो क्या बोलते हैं, V = क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3। अब V = V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, IR1 IR2 IR3। ठीक है, तीनों प्लस में।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर से कि यहाँ तीनों से आई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आई अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण एक ले लिए, ठीक है। अब हमारा क्या बोलता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वी इक्वल टू आई आर होता है। अब वी इक्वल टू आई आर, अब ये वी में ये इसका वैल्यू रख देते हैं, तो आई R1 R2 R3 ये वाला ले लिए इज इक्वल टू आई आर, इसका इक्वल रख दिए। अब आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा हमारा सीरीज़ फॉर्म में, ठीक है। अगर हम श्रेणी फॉर्म में अगर करते हैं इसको, तो हमारा फार्मूला आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब वैसे दूसरा हमारा क्या बोलता है, दूसरा हमारा बोलता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल मतलब समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें कैसे होगा, जो भी हमारा प्रतिरोध दिया गया होगा, ठीक है, प्रतिरोध हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होगा, ठीक है। और जो भी हम यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे वो धारा ये क्या होगा, तीनों में बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। एक बैटरी लगा दिए, एक कुंजी लगा दिए, और ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। अब वैसे ही अब यहाँ पर से आई धारा हमारा तीनों में बराबर बढ़ रहा है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब वी इक्वल टू आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर मतलब ये ओम के नियम से ले लिए। अब आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, तो पहले प्रतिरोध के लिए वी अपॉन R1, वी अपॉन दूसरे के लिए वी अपॉन R2, तीसरे के लिए वी अपॉन R3। अब आई इक्वल टू वी अपॉन आर मतलब इस हिसाब से इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, आई इक्वल टू वी अपॉन R1 प्लस वी अपॉन R2 प्लस वी अपॉन R3, ठीक है। अब तीनों में से v कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद आई इक्वल टू वी बाई आर होता है हमारा, तो v बाई आर आई के इक्वल पुट कर दिए, v कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा, अब इसके बाद हमारा आता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके लिए सबसे पहले देखो, अब इसके लिए हम लोग ऊष्मीय प्रभाव मतलब होता क्या वो देख लेते हैं। सबसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, एक सर्किट बना लो, सर्किट में एक हम लोग प्रतिरोध दे दिए, एक वोल्ट मीटर दे दिए, एक अमीटर, एक कुंजी और एक बैटरी लगा दिए, ठीक है। यहाँ से आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब कोई भी तार है, जैसे कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक तार में जैसे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाह कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन, अब इस चालक तार में भी कोई प्लस चार्ज होगा, ठीक है, इसमें भी कोई प्लस चार्ज होगा। तो इसमें जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति कर रहा है, तो क्या होगा, ये इससे टकराएगा। अब टकराएगा तो इसमें से क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, ठीक है, ऊष्मा, इसमें से ऊष्मा निकलेगा। यही चीज़ होता है हमारा ऊष्मीय प्रभाव, जब इलेक्ट्रॉन प्लस धन आयन से टकराते हैं तब निकलता है ये। तो जैसे कि हम लोग देख लेते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है, क्यू इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से यहीं से क्यू इक्वल टू आई टी हो गया, समीकरण एक ले लिए। अब v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये कहाँ, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, विभवांतर का है। अब यहाँ से हम लोग वर्क निकाल सकते हैं, वर्क डन, w इक्वल टू वी क्यू, समीकरण 2 ले लिए। अब समीकरण 1 और 2 से क्या ले लेते हैं, ये समीकरण 1 और 2 से w इक्वल टू वी आई टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वी आई टी हो गया, दोनों समीकरण को लिए, मतलब एक दूसरे का वैल्यू पुट किए, v इक्वल टू वी आई टी, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, ठीक है। अब ओम के नियम से क्या होता है, v इक्वल टू आई आर होता है। अब v इक्वल टू आई आर होता है, तो w इक्वल टू यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दो, आई आर आई टी, ठीक है, w इक्वल टू आई 2 बार है, तो आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, ठीक है, वी अपॉन आर होता है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ से आई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई, वी अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो वी अपॉन आर का स्क्वायर आर टी, ये हो जाएगा। अब ओपन कर दो सबको, ओपन करने के बाद यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचा क्या क्या, w इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये हो गया हमारा ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र, ठीक है। ये ऊष्मीय प्रभाव कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर देखते हैं क्या होता है। किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। जैसे कि कोई भी चालक तार है, ठीक है, चालक तार में कोई भी जैसे विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, तो कैसे की जाती है, जैसे कोई भी कार्य किया जाता है उस पर, तो इसमें प्रति सेकंड कितना कार्य कर रहा है, प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना कार्य कर रहा है, वो होता है उसका विद्युत शक्ति, ठीक है। तो विद्युत शक्ति इज इक्वल टू किया गया कार्य बटे समय, जितना एक सेकंड में कितना कार्य किया जा रहा है। तो
विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू W/T। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। अब जो कि हम लोग जानते हैं W इक्वल टू VQ, ये कहाँ से आया, ये विभवांतर से आया। V इक्वल टू WQ, तो यहाँ से हम लोग W का फॉर्मूला निकाल लिए। अब वैसे ही Q इक्वल टू IT, ये कहाँ से आया, धारा के सूत्र से आया, विद्युत धारा I इक्वल टू Q/T। ठीक है, यहाँ से Q की वैल्यू निकालिए। अब समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर P इक्वल टू VQ/T हो जाएगा। ठीक है, ये W का वैल्यू रख दिए, VQ/T। अब Q का भी वैल्यू हमारे पास है IT, तो IT रख दो अपॉन T। तो पावर हमारा निकल गया, पावर क्या निकला हमारा, VI। ठीक है, पावर हमारा। अब शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होता है, एक अश्व शक्ति, मतलब हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, 746 वाट होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है, और 1 मेगावाट में होता है 1000 किलोवाट। ठीक है, ऐसा ही मात्रक वाट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज़ पूछा जाता है, तो छोटे छोटे चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद है विद्युत ऊर्जा व्यय ज्ञात करना। विद्युत ऊर्जा व्यय ज्ञात करना मतलब किलोवाट घंटा यूनिट में ज्ञात करते हैं। इसको किस में ज्ञात करते हैं, किलोवाट घंटा, मतलब किलोवाट आवर, या फिर यूनिट बोला जाता है, घर में भी यूज़ होता है। तो 1 यूनिट किलोवाट आवर क्या होता है, 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा। यदि 1000 वाट ऊर्जा का उपयोग 1 घंटे तक किया जाए तो उसे 1 यूनिट या 1 किलोवाट कहा जाता है। जैसे कोई भी ऊर्जा है वो कितना है, 1000 वाट है। अगर 1000 वाट को 1 घंटे तक लगातार यूज़ किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 यूनिट बोलेंगे। ठीक है, 1 यूनिट बोलेंगे। उसी तरह 1 किलोवाट आवर कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, किलोवाट आवर इक्वल टू, या फिर यूनिट इज इक्वल टू वाट इंटू समय, जो भी दिया रहेगा घंटे में लिखना है, और दिन अगर दिया हो तो यहाँ पर लिखना है। तीनों को मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 1000। ठीक है, डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। अब इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं तो 1 माह में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगा। यहाँ पर 100 वाट दिया है, 100 वाट के 2 बल्ब, फॉर्मूले पे सीधे रखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले पे अगर सीधे रखते हैं तो सबसे पहले यूनिट इज इक्वल टू क्या दिया है, वाट। हमारे पास यहाँ पर 100 वाट के 2 बल्ब हैं तो 100 × 2। दूसरा दिन यहाँ पर 8 घंटा दिया है तो 8। ठीक है, और 1 माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 30, तीनों को मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 48 यूनिट हमारा आंसर निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है इसका। जैसे सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है 1500 वाट की एक नियोजन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने के काम आती है। यदि 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपये हो तो 30 दिन का विद्युत खर्च ज्ञात करो बोला है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, हम लोग को 1500 वाट दे दिया है। 1500 वाट का कितना छड़ है, एक छड़ है। ठीक है, कितना घंटा, 3 घंटा, और एक यूनिट का मूल्य 5 रुपये दिया है, और 30 दिन का विद्युत खर्च ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1500 वाट का कितना छड़, एक छड़, तो 1500 गुणित 1 इंटू 3 घंटे इंटू 30 दिन अपॉन 1000 इक्वल टू 135 यूनिट निकल गया इसका। ठीक है, 135 यूनिट निकल गया। तो हम लोग को 1 यूनिट का मूल्य दे दिया है 5 रुपये, तो हम लोग को 135 यूनिट का मूल्य निकालना है। तो 135 गुणित 5 इक्वल टू 675 रुपये। ठीक है, 675 रुपये इसका कॉस्ट निकल गया। अब उसके बाद है हमारा एक और चीज़, इसमें बोल रहा है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को बताना है। तो प्राथमिक सेल क्या हो जाता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, जो भी हमारे पास रासायनिक ऊर्जा होती है वो किसमें परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में, तो इसको प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं, इसको इस टाइप के सेल को सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं। अब प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं, ये हो जाते हैं लेक्लांसे सेल, वोल्टीय सेल, डेनियल, शुष्क, ड्राई, गैल्वेनिक, या फिर और मरकरी। ठीक है, ये सारे सेल क्या होते हैं, प्राथमिक सेल। उसी टाइप से सेकेंडरी सेल क्या क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सेल क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है, फिर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। ठीक है, इसको बार बार उपयोग कर सकते हैं इस टाइप के सेल को। ये कौन कौन से होते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब सीधा संचायक सेल, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, इस टाइप के सेल द्वितीयक सेल कहलाते हैं। अब इस वाले टॉपिक में बस इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए दूसरा वीडियो बनाया जाएगा, और इसके कुछ क्वेश्चन है इसके कुछ क्वेश्चन है जिसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।